Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk। जी बच्चे, तो लास्ट टाइम हमने कुछ नम्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज का भी हमारा टॉपिक नम्स के अकॉर्डिंग भी होगा और एक और टॉपिक जो है वो आपका यूएचएस के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जी बच्चे, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। जी जी बच्चे, ठीक है, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब ज़रा लेक्चर की तरफ फोकस करें बेटा। ठीक हो गया बेटा, सब के लिए वालेकुम सलाम। ठीक है, सब के लिए ठीक है भाई। वन बाय वन आप सलाम करते रहेंगे तो मैं जवाब देता रहूँ, तो फिर ज़ाहिर बात है टाइम सारे इसी में चला जाएगा। बेहतर है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स को हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम नम्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है प्लंक्स क्वांटम थ्योरी और साथ में बोहर्स एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जी जी वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में ये डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने एटम्स के हवाले से एक मॉडल पेश किया बेटा, जिसमें उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जाहिर बात है और भी ज़्यादा लोगों को पाथ का पता चल गया कि भाई रिसर्च अगर मज़ीद करे तो और भी बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं, डिस्कवरीज हो सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया बेटा, और आज हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है आप समझ दें कि इसी एटम के, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है बेटा, तो जी वालेकुम सलाम। तो आज हम जो लेक्चर डिस्कस यहाँ पे करेंगे बेटा, दैट इज प्लंक क्वांटम थ्योरी। प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने इसको भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी इस बेसिकली वो थ्योरी है बेटा जो यही है, जो आपको प्लंक क्वांटम थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द मैटर। मैटर मीन्स यहाँ पे हम एटम को ही कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक एटम की अगर हम बात करें तो एटम का उस एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, बेसिकली वो हमें ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी को पेश किया था मैक्स प्लंक्स ने। मैक्स प्लंक्स वाज द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट। ये बंदा फिजिक्स का था, ठीक है। इसने प्लंक क्वांटम थ्योरी दिया था बेटा, और इस थ्योरी की मदद से उसने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द मैटर, या एनर्जी एंड द एटम। ठीक है बच्चे, तो अब इसी को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इसमें जो बेसिकली हमने जो रिलेशनशिप डिस्कस करनी है बेटा, दैट इज़ द इन एटम। हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा बेटा, वो देखेंगे हम इसमें। इसके बाद एनर्जी का हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, और लास्ट वन विल बी वेव नंबर। यार ये ज़रा लाइट कम कर दे यार, वेव नंबर। बच्चे कह रहे हैं ना लाइट ज़रा कम कर दे। खाली ठीक है, नॉर्मल है ना बेटा। आप अपने ब्राइटनेस वहाँ से कम कर देना। हाँ जी, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के जो है ब्राइटनेस कम कर दे, नोमान खान। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो मेरे ख्याल क्लियर है। रोज़ाना हम इसी लाइट पे ही, यही लाइट है बेटा, इससे ज़्यादा लाइट नहीं है। रोज़ाना इसी लाइट पे ही क्लास होती है। जी जी, अच्छा यार, मैं बताना चाह रहा था कि एनर्जी का रिलेशनशिप हमने देखना है बेटा उसी मैटर के अंदर, उसी एटम के अंदर, वेवलेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेव नंबर के साथ। अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी, याद रखिएगा, कोई भी एटम हो, एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस मैनर।
ठीक है बेटा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, ये बात याद रखनी बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे कोई भी एटम, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मैनर होगा। डिसकंटिन्यूअस मैनर में आप यहाँ पे बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी में एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली अगर प्रोड्यूस करे तो उसको हम सेट ऑफ एनर्जीज को हम कह सकते हैं बेटा वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स। और इस टिनी पार्टिकल को या वेव पैकेट्स को हम क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। और अगर इन केस ऑफ लाइट हो तो हम इसको फोटोन कहते हैं। ठीक है बच्चे, दोबारा से सुने बेटा मेरी बात कि अगर हमारे पास कोई एटम, या नजर नहीं आ रहा है बच्चों को यार, जरा मसला हल कर दे यार, मेरा ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया वो यहाँ से देखने का, नहीं ज़रा थोड़ा सा कम करते हैं, मुझे भी वाकई नज़र नहीं आ रहा यार, ये तो ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है रहने दे फिर, वही कंटिन्यू बेटा। यहाँ पे क्लियर है बेटा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मोबाइल से अगर ये लाइट बंद करें तो फिर ज़्यादा डिम हो जाएगा ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं है जी बच्चे। तो अब नज़र आ रहा है ना बेटा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बेटा, आप क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेटा याद रखिएगा कि कोई भी एटम हो तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस मैनर। कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेंगे ना तो रिलीज करेंगे। मतलब यही है कि जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स होंगे। इन वेव पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट इन्हीं एनर्जीज को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोन कहते हैं। अगर आपसे पूछे जी बेटा वो मिस्टेकनली आया होगा, हबीबा बेटा मिस्टेकनली आया होगा, एनजीपी मेरे ख्याल एनजीपी नहीं है इसमें, नम्स है, एमडीकेट नम्स है, ये एनजीपी इसमें मिस्टेकनली आया होगा। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ये लेक्चर आपका एमडीकेट का लेक्चर है, ठीक है एमडीकेट का लेक्चर है, आप परेशान ना हो। जी जी अच्छा जी, तो बेटा बस ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो गई बेटा, आप ज़रा लेक्चर पे फोकस करें। तो आपके पास कोई भी एटम हो तो वो एनर्जी को क्वांटा के फॉर्म में रिलीज करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि अगर एनर्जी हमारे पास लाइट के केस में, अगर एनर्जी लाइट हो, एनर्जी हमारे पास लाइट हो तो उसको हम फोटोन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोटोन, तो याद रखिएगा फोटोन इज द पार्टिकल विच रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ अ लाइट। फोटोन क्या चीज़ है बेटा, वो पार्टिकल है जो किसी भी लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हमने डिस्कस किया बेटा कि एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। जी जी अच्छा जी, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फोटोन कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। जाहिरी बात है अगर आप डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हमने पीछे उसमें पढ़ के आया था लाइक बोहर से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करे तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। लेकिन एटम के केस में कभी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, एटम की केस में हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम थी। वो लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर को उन्होंने नाम दे दिया। लाइन स्पेक्ट्रम को एक तरह से हमने डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब की बात की है, बात है वही। ठीक है बेटा, वो आपको कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी नहीं दे सकते, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड फॉर्म है। क्वांटाइज मींस फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, तो कंटिन्यूअस नहीं देंगे, डिसकंटिन्यूअस मैनर में आपको एनर्जी देंगे। ठीक है बेटा, इसलिए हम यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस की बात की है, कंटिन्यूअस की बात हम नहीं करेंगे। इसी थ्योरी को बेस बना के बोहर ने अपना मॉडल पेश किया था, वो भी हम इसी के ऊपर भी जाएंगे तो वो बात भी क्लियर हो जाएंगे आपको। जी बच्चे, अब आप जरा यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करें, मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, तो बेटा अगर आपको याद हो तो किसी भी एटम की जो एनर्जी एसोसिएट है, एनर्जी एसोसिएट विद एनी क्वांटा, किसी भी एटम से जो निकलने वाले जो क्वांटा है उसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू की। अब न्यू क्या चीज़ है बेटा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द
फ्रीक्वेंसी, अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करें, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लाए, तो दिस विल बी इक्वल टू एच न्यू। ये आपके पास रिलेशनशिप है बेटा बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके पास कोई क्वांटा हो, उस क्वांटा के अंदर मौजूद जो एनर्जी होगी वो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी है बेटा उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो E है, H है, दैट इज द प्लंक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? प्लंक्स कांस्टेंट कहेंगे। H इज इक्वल टू क्या है बेटा? प्लंक्स कांस्टेंट। ये आपके पास एक किस्म का जो है कांस्टेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया प्लंक्स कांस्टेंट। एक्साइटेशन और डिसाइटेशन, जी बेटा वही है, एक तरह से आपके पास फोटो नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। ये बेसिकली फिजिक्स में आपने पढ़ के आए होंगे बेटा कि दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और प्लंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा बेटा, 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ प्लंक्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, इसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 6.625 सॉरी 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकेंड। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है बेटा फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ H। जी जी। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि जब आपके पास E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? ये न्यू, दिस इज द न्यू, इसको हम कहेंगे न्यू बेटा, NUE। ये V नहीं है, म्यू भी नहीं है, इसको कहेंगे न्यू। ठीक है बच्चे। और अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आया था, एज वी नो दैट। बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो एक फिजिक्स में आप एक रिलेशन पढ़ के आते हैं बेटा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। जी बच्चे, ये रिलेशन याद है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। हाँ जी। अब हम यहां से इसको जरा मॉडिफाई करते हैं बेटा इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो आपके पास V है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट वेव्स। तो हम इसको यहां पे C से रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ लाइट। C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखेंगे और लेमडा हमारे पास वेवलेंथ आ गए। अब यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो बेटा, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लेमडा। इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दे बेटा। जी हाँ जी। अब जरा बताया जरा मुझे, इसमें क्या होगा बेटा? E इज इक्वल टू, नजर आ रहा है बेटा सबको? E इज इक्वल टू H। आप न्यू के जगह पे क्या लिखेंगे? C बाई लेमडा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक रिलेशनशिप आ गई बेटा, एनर्जी एंड द वेवलेंथ। क्या रिलेशनशिप आ गया बेटा? एनर्जी एंड वेवलेंथ। अगर हम बात करें एनर्जी का रिलेशनशिप, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है, इसको आपने बेटा याद रखनी है कि ये उस क्वांटा जो आपके पास वेव है उसकी वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ क्या चीज है बेटा? अच्छा जी, चल मैं बताता हूं आपको। अच्छा, न्यू और एफ में फर्क यह है कि जो एफ आप इस्तेमाल करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज हो, फिजिक्स के अंदर हम इसको उस टर्म में इस्तेमाल करते हैं, लार्ज हो तो हम एफ से डिनोट करते हैं, और अगर वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो तो हम उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट डिफरेंट यही, और कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है बच्चे। एफ मीन्स लार्ज वैल्यू के लिए, और न्यू मीन्स किसके लिए बेटा? आपके पास किसके लिए न्यू? स्मॉलर वैल्यू के लिए। ठीक है बेटा। और यहाँ पे V भी यही है, स्पीड ऑफ लाइट के केस में हम उसको C लिख देते हैं, इसमें एकदम कोई मसला नहीं है बच्चे। अब आप जरा याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो वेवलेंथ है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल, आप वेवलेंथ क्या चीज़ है बेटा? ये आपके पास दो कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के डिस्टेंस को हम कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, दैट इज नाउन एज क्या है बेटा? वेवलेंथ। अब आप जरा मुझे ये बताएं, अगर किसी भी वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा हो तो एनर्जी क्या होगी बेटा? कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी ज्यादा होंगे। जी ठीक है बेटा। अब आपके पास यहाँ पे इस रिलेशन में आप यहाँ पे देखें बेटा, वेवलेंथ ज्यादा हो तो एनर्जी कम होगी,
और अगर वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। जी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, इसको आप इस तरह भी बता सकते हैं। वैसे ये सारे फिजिक्स के टॉपिक है बेटा, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री में इसको जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ऐसा बाकी कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो एक वेव्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, यार तुम लोगों को फिजिक्स का भी यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ पे ये पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्रस्ट कहेंगे, इसको हम ट्रफ कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है, ये जितने हमारे पास ज्यादा वेवलेंथ का होगा बेटा एनर्जी कम होगी, जितनी कम वेवलेंथ है आपके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आप हमारे पास एक रिलेशन आ गया बेटा एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ, और एक रिलेशन आ गया एनर्जी का किसके साथ बेटा, वेवलेंथ के साथ। अब हम बात करते हैं वेव नंबर की। अब वेव नंबर की अगर हम बात करें, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ये वेवलेंथ की रेसिप्रोकल है। मतलब क्या है बेटा, ये आपके पास न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ है। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से डिराइव करेंगे। अब आप जरा देखिए, इसी इक्वेशन को मैं जरा मॉडिफाई करके इस तरह लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू HC मल्टीप्लाई बाई 1/λ। अब मैं इस 1/λ के जगह पे इसको यहां पे पुट कर सकता हूं बेटा। तो मैं अगर इसको यहां पुट करूं तो E इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, HC न्यू बार। HC न्यू बार, दिस इज द क्या होगा बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड दी वेव नंबर। अब आपके पास वेव नंबर, अगर आपके पास जितने ज्यादा वेव नंबर हो बेटा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, और अगर वेव नंबर कम है तो एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि बेटा एक क्वांटा अगर हमारे पास हो तो उस क्वांटा के अंदर मौजूद उसकी जो एनर्जी होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेव नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एमसीक्यूज में अगर आपसे कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे वो पूछे, फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने गिवन दिया हुआ है, लेट अज्यूम एनर्जी दिया हुआ है, और आपसे कह रहे हैं कि भाई आप उसकी जो है वेव नंबर बता दे, तो आप वेव नंबर बता सकेंगे ना बेटा। कैसे बताएंगे बेटा, एनर्जी आपके पास गिवन है, ठीक है बेटा, एनर्जी आपके पास गिवन है, और प्लैंक कांस्टेंट की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल सेकेंड। सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट। ये आप यहाँ पे पुट करेंगे और इसको आप रीअरेंज करके आप इसको सिंपल आप सॉल्व करके आप उसका आंसर बता सकेंगे। तो इस तरह की कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप बता सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है बेटा इसमें, वो ये है कि आपसे वो पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लैंक कांस्टेंट रिलेशन, या आपसे पूछेंगे प्लैंक कांस्टेंट की इक्वेशन कौन सी है। अगर वो आपको फॉर एग्जांपल दे देते हैं ये और ये तीन, अगर तीनों दे देते हैं तो अगर आगे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो आपने ऑल ऑफ दिस को पुट करना है। ठीक है बच्चे, ऑल ऑफ दिस को पुट करना है। तो ये आपके पास एक सिंपल रिलेशनशिप है जिसमें एनर्जी का वेवलेंथ के साथ, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ। जी बेटा 3 × 10⁸ आपके पास स्पीड ऑफ द लाइट है, बता दिया बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी बच्चे, दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहां पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे। बेटा क्लियर हो गया बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। जी कोई सवाल है किसी का? जी बच्चे, और किसी बच्चे का कोई सवाल है इसमें जरा बताया, अगर है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, है कोई सवाल किसी का? अब इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए तो कर सकोगे ना बेटा। एमसीक्यूज में आपसे इस तरह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो एनर्जी गिवन हो सकता है कि एनर्जी गिवन दे दे और आपसे कहे फ्रीक्वेंसी निकाले, या हो सकता है कि अब भाई आपको वो फ्रीक्वेंसी दे दे एनर्जी निकालने को कहे, या हो सकता है कि वो आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी और आपको कोई और वैल्यू दे दे और आपसे कहे कि भाई इसके वेव नंबर बता दे। आप इनमें से कोई भी, आपको कोई भी इक्वेशन आपसे पूछे आप कर सकेंगे, सॉल्व करेंगे ना बेटा। आप सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एनर्जी गिवन है, आपसे कहते हैं भाई न्यू बार निकाले, तो आप क्या करेंगे, न्यू बार किसके बराबर होगा, E डिवाइडेड बाई HC। तो आप इस इक्वेशन से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास न्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ पे?
इसके बाद इनके जो यूनिट्स है वो आपके पास एमस्ट्रॉन्ग में भी हो सकते हैं, नैनोमीटर में भी हो सकते हैं, पिकोमीटर में भी हो सकते हैं। ये आपके ये उनके ऊपर मर्जी है, जो क्वेश्चन में आपके पास जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन किया हो आप उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है बेटा दैट इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। मैं इसी को ही ऊपर ही लिख देता हूँ, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जी बच्चे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बेटा ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल और प्लैंक क्वांटम थ्योरी दोनों अकॉर्डिंग टू नम्स है। ये यूएचएस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये यूएचएस के सिलेबस में शामिल नहीं है, ये नम्स के सिलेबस में शामिल है। ठीक है बच्चे, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में अगर हम बात करें बेटा, इसमें भी हम स्लाइडली एमसीक्यूज के हवाले से ही बात करेंगे। बेटा याद रखिएगा, इसने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स बता दिया था एटम के हवाले से, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से पॉस्टुलेट थे और इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी बेटा, नंबर 1 उसने क्या कहा था बेटा कि उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के, जिसको उसने ऑर्बिट का नाम दे दिया था। ठीक है बेटा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट का नाम या फिक्स सर्कुलर पाथ की बात की थी, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की बात की थी बेटा। दैट पाथ इज नोन एज, क्या कहा था बेटा उसको, ऑर्बिट कहा था। क्या कहा था बेटा, ऑर्बिट कहा था। जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट वो ये है, जरा गौर से सुनना बेटा मेरी बात को जरा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, कि बोहर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई। उसने अपने पॉस्टुलेट में क्या कहा था बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो किसके बराबर होगा बेटा, NH/2 पाई के बराबर होगा। NH/2 पाई, यहाँ पे जो N है दैट इज द, ये n क्या चीज है बेटा, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आगे हम वैसे भी पढ़ेंगे इसको। ये बेसिकली शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसी n को उन्होंने 2-3 नाम दे दिया बोहर्स ने। दैट वाज, एक तो उन्होंने नाम दिया बेटा अलाउड शेल, अलाउड ऑर्बिट, या इसको बोहर्स ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, बोहर्स ऑर्बिट या अलाउड ऑर्बिट भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बेटा आप क्या कह रहे हो बेटा, मैंने आपको जो रिलेशनशिप बता दिया है ना, वो एटम के अंदर से प्रोड्यूस्ड होने वाले जो क्वांटास है, उन क्वांटास की जो एनर्जी है उनका रिलेशनशिप बता दिया विद फ्रीक्वेंसी, विद वेवलेंथ और विद वेव नंबर से। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज है बेटा, मैटर की ही प्रॉपर्टीज है, ये जाहिर बात है प्रॉपर्टी है मैटर की। मैंने आपको कहा ना बेटा, मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे दैट इज द वेव पैकेट्स या फोटोन की बात हमने करनी क्वांटम की। बेटा ये थ्योरेटिकली आपके पास इन्हीं इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे बेटा, और ऑब्वियसली इनकी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं बेटा। हाँ जी, अब यहां पे n इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ शेल्स है आपके पास, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब ये है, इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद ये है कि लाजमी मल्टीपल होना चाहिए NH/2 पाई के, अदरवाइज वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद उसने एक पॉस्टुलेट ये भी बता दिया बोहर्स ने, दैट वाज ये था कि बेटा कि अगर हमारे पास, बोहर्स ने ये एक और पॉस्टुलेट भी बताया बेटा, उसमें यह था कि जब तक इलेक्ट्रॉन उसी सेम ऑर्बिट में है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज तब ही पॉसिबल होगा बेटा जब वो एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप करे। तो यहाँ पे ये बात भी हम कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो चाहिए बेटा दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दिस विल बी इक्वल टू h न्यू। अब ये h न्यू कहाँ से आ गया बेटा, फिर वही बात एनर्जी के लिए, ये एनर्जी के लिए हमने इस्तेमाल किया है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसके लिए फिक्स्ड होगी। दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 से मुराद क्या है बेटा, E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट।
तो यही बात आपने याद रखनी है कि बेटा अगर इनर ऑर्बिट से हायर में चले जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और हायर से इनर में आए तो एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे वो हमेशा इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेंगे, दैट इज द एच न्यू, क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये उसने यहाँ पे इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर हो गया बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस की हम बात करेंगे, या कुछ इसमें हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे। ऑब्जेक्शन में भी हमने सारी बातें सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। बात यह है कि इंटेग्रल मल्टीपल मीन ये है बेटा, इंटेग्रल मल्टीपल मीन ये है कि उस फैक्टर की लाजमी मल्टीपल हो, लाजमी उसके साथ जब आपके पास मल्टीपल हो तो उसके अंदर रहेंगे। मतलब यह है कि आपके पास इसकी खास स्पेसिफिक वैल्यू आएगी ना, NH/2π की वैल्यू आएगी, उसके मल्टीपल होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, एक तरह से उसके लाजमी मल्टीपल हो तो उसके अंदर रहेंगे। MVR की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बेटा, NH/2π से निकालेंगे। और अगर MVR उस NH/2π के लाजमी मल्टीपल्स हो, मल्टीपल से मुराद क्या है बेटा, आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे वैल्यूज को। ठीक है, अगर जो हम शेल को n=2 पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, 3 पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, तो उसी हिसाब से एक मल्टीपल होते जाएंगे, एक लाजमी मल्टीपल होंगे, दैट इज द इंटेग्रल मल्टीपल। ठीक है बच्चे, आप इनके अंदर वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं बच्चे। आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो h की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, h की वैल्यू आप पुट करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको जी? अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक तो कुछ 2-3 पॉस्टुलेट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया शॉर्टली बेटा फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज। अब ऑब्जेक्शंस की बात हम करेंगे तो बेटा याद रखिएगा बोहर्स ने जो अपना मॉडल दिया था, हालांकि बेशक उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। 2π बेटा NH/2π, मुनीब बेटा NH/2π जी। यार आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, MVR = NH/2π। ठीक है बच्चे, ये अब यहां पे एक बात याद रखिएगा कि जो बोहर ने अपना मॉडल दिया था इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थी बेटा, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स था बेटा, कुछ डिफेक्ट्स था। दैट वाज नंबर 1 कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, क्या कह रहे हो, मैस ऑफ वर्ड जी। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं ऑब्जेक्शन में क्या था बेटा, क्या लिमिटेशंस थी। तो जाहिर बात है बोहर्स ने काम तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था बेटा कि ये जो मॉडल है, ये जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जी। ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या था बेटा, एप्लीकेबल था बेटा। आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया MVR एंगुलर, देखिए मोमेंटम आपको पता है 2 किस्म के मोमेंटम होते हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की बात क्यों करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए हमने एंगुलर मोमेंटम लिया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। एंगुलर मोमेंटम है MVR, मैस वेलोसिटी एंड रेडियस। रेडियस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चे, इसलिए हमने यहाँ पे MVR का जो है टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को जी। अच्छा, तो मैं बताना ये चाह रहा था बेटा कि जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चे, मतलब बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई एक अगर एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसने कहा कि भाई हम सिर्फ, उसने जो एक्सप्लेनेशन की थी बेटा दैट वाज ओनली फॉर, किसके लिए था बेटा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। अब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मुराद क्या है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा, डू नॉट एक्सप्लेन या कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके बाद ये है कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बाद एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो जी मैन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। जी मैन
और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। आपको पता है जीमैन इफेक्ट क्या चीज़ है बेटा? अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मजीद स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू फाइन लाइंस। दैट प्रॉपर्टी इज नाउन एज जीमैन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीमैन इफेक्ट। अगर स्टार इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें स्ट्रॉन्ग तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू डिफरेंट फाइन लाइंस। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। बात क्लियर हो गई बेटा यहां तक सबको? हाँ जी। इसके बाद याद रखिएगा, बोहर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। जाहिर बात है, उसने जो अपना मॉडल दिया था उसके मुताबिक एटम फ्लेड है, बिल्कुल फ्लेड उसका स्ट्रक्चर है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करेंगे। एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था समरफील्ड। समरफील्ड ने क्या किया था बेटा? समरफील्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे, न कि किस में बेटा? एलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे रादर देन सर्कुलर पाथ। इसको हम जरा यहाँ पे डायग्राम ड्रा करें। इसकी सिंपल वर्डिंग में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ बेटा कि उसने जो डायग्राम बताया था हमें एलिप्टिकल पाथ में, वो कुछ इस तरह से थी। फॉर एग्जांपल ये देखें जरा, कुछ इस तरह भी मूव करेंगे, इस तरफ को भी मूव करेंगे बेटा, इस तरफ को भी मूव करेंगे, आपके पास इस तरफ को भी मूव करेंगे। मतलब वो थ्री डायमेंशनली मल्टी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, कभी भी सिंगल एक उसमें मूव नहीं करेंगे बेटा। वेलोसिटी को ओमेगा से इसलिए नहीं लिखा बेटा, वो फिजिक्स में आप लोग वेलोसिटी को लिख लेते हैं ओमेगा से, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी को या एंगुलर मोमेंटम को हमने mvr से लिखा। आप इसको ओमेगा से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे देखें ना, है तो बात वही सेम है, लेकिन हम सैम्पल सेम डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बात हो रही होती है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में बात हो रही होती है। ठीक है बच्चे, तो आप उसको ओमेगा से लिखे, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम v से ही लिखेंगे ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। ठीक है बच्चे, आप फिजिक्स के अंदर मोमेंटम को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली यह टॉपिक है ही फिजिकल। इलेक्ट्रिकल पाथ से मुराद ये वाले पाथ है बेटा, दिस वन यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, इस तरह भी। ठीक है, मतलब डिफरेंट पाथ में आपके पास वो इस तरह मूव करेंगे, यूं इस तरह। ठीक है बेटा, so that is known as Sommerfeld modification। ये टॉपिक क्या करना होगा बेटा? बेटा देखिए, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो इसी अपने एक ही ऑर्बिट में रहेंगे, लेकिन रेवोल्यूशन, उसकी जो मोशन है वो बेसिकली एलिप्टिकल पाथ होंगे, सर्कुलर पाथ नहीं होंगे। सर्कुलर पाथ से मुराद ये है ना बेटा, सर्कुलर पाथ से मुराद ये है, ये सर्कुलर पाथ है। वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेंगे, वो बेसिकली ये देखिए जरा, आपके पास फॉर एग्जांपल ये है ना, ये एलिप्टिकल पाथ, तो वो यहाँ पे इस तरह मूव करेंगे, इसमें मूव करेंगे। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो वो इस तरह मूव करेंगे, अगर थर्ड की बात हो तो इस तरह मूव करेंगे, इस तरह मूव करेंगे। तो मतलब वो आपके पास एलिप्टिकल पाथ में एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे बेटा। जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि अगर हम बात करते हैं जीमैन इफेक्ट की, तो जीमैन इफेक्ट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। अगर हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, उस स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मजीद फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मजीद फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाती है। इस इफेक्ट को कहते हैं जीमैन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट किसे कहेंगे बेटा? स्टार्क इफेक्ट में आप इसी स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, और बच्चे क्लियर हो गया सबको यहां तक बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस? अच्छा, मैंने एनजीपी ऊपर लिखा हुआ था नम्स। जी बच्चे, किसी बच्चे को यहाँ पे बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं जी। रटे की जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा, इसके अंदर जो रेडियस है
और एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोहर्स का मॉडल दिया हुआ था, इसकी कुछ लिमिटेशन हमने करना था अकॉर्डिंग टू नम्स सिलेबस में है, उसको हमने कर लिया बेटा। इसके बाद आपके पास एक और टॉपिक आ जाएगा बेटा, दैट इज एक्सरे। जी बेटा, सबको क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा, दैट इज एक्सरे। ये भी नम्स के अकॉर्डिंग है, यूएचएस में नहीं है। एक्सरे, एक्सरे क्या चीज है बेटा? जी बेटा, जी मैन में मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तो बता दिया था, एमसीक्यूज आपके पास कुछ इस तरह से आएंगे इन टॉपिक्स में कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोहर एटॉमिक मॉडल में अगर आपसे पूछे, एक सिंपल सवाल मैं आपसे कर सकता हूं बेटा कि अगर क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, NH/2 पाई है। वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, वहां पे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं तो एनर्जी प्रोफाइल क्या होगी, या मिसाल के तौर पर इनर शेल से हायर शेल में चले जाए तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल क्या होगी, और नीचे ऑप्शंस देंगे, आप बता देंगे उसको सिंपल। या लिमिटेशंस दो तीन लिमिटेशन देंगे और आपसे कहेंगे इसमें से कौन सा गलत है, तो आप वो भी बता सकेंगे। तो मतलब इस तरह के सिंपल इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा। बोहर से जाहिर बात है, बोहर के हमने एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट और रेडियस की जो लंबी इक्वेशंस थी, जो डेरिवेशंस थी, वो सारे तो नहीं करनी, यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए जी बच्चे। इसके बाद एक्सरे है बेटा, एक्सरे को याद रखिएगा, ये आपके पास एक इसमें ये है कि एक्सरे को हमने जस्ट मोज़लेस की कंट्रीब्यूशन के लिए इसको हमने डिस्कस करना है, लेकिन है एक्सरे खुद डिटेल शामिल नहीं है, मोज़लेस की बेसिकली कंट्रीब्यूशन शामिल है। एक्सरे क्या चीज है बेटा? जी, एक्सरे बेसिकली, ओ बेटा मैंने सवेरा बेटा मैंने बहुत केसेस में कहां पे कहा बेटा, मैंने कहा कि जी मैन इफेक्ट हो तो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टार्क इफेक्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जी जी बेटा, मैंने कहा आपको अगर जी मेन इफेक्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है। दोबारा सुने बेटा, जी मेन इफेक्ट मैग्नेटिक है और स्टार्क में आपके पास क्या है, स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस। जी अच्छा जी, एक्सरे बेसिकली क्या है बेटा? आपके पास ये वो रेस है, रेस जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं जब रैपिडली मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करे। यहां पे बात याद रखिएगा बेटा कि अगर हमारे पास कोई रेस है, लेट्स सपोज रेस प्रोड्यूस हो रहा है, रेस प्रोड्यूस हो रहा है बेटा कब? जब आपके पास रैपिडली मूविंग क्या हो बेटा? रैपिडली मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और जाके स्ट्राइक करे या कोलाइड करे किसके साथ बेटा? हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल के साथ जिसको हमने एनोड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बेटा? एनोड बनाया हो, उसके साथ अगर स्ट्राइक करें तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। जी बच्चे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेटल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हैवी मेटल है। हैवी मेटल से मुराद ये है कि जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, मास नंबर ज्यादा हो। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लेट सपोज कोई कैथोड रेस अप्लाई कर रहा हूं या कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बम्बार्ड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये आपके पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कैथोड रेस भी कह सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करूंगा। एक बात याद रखिएगा, खास बात ये है कि आप जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रेस को बिल्कुल कंसंट्रेट करना है एक ही पॉइंट के ऊपर। आप एक ही पॉइंट के ऊपर उसको कंसंट्रेट करेंगे तो एक्सरे की प्रोटेक्शन होगी। ठीक है बच्चे, जब आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अगर आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में या फोकस करके आप अगर कैथोड रेस को या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप अप्लाई करें, बम्बार्ड करें ऑन द टारगेट मेटल, टारगेट मेटल हमारे पास क्या है बेटा? हैवी मेटल है, हैवी मेटल है। तो याद रखिएगा, और ये हैवी मेटल हमने एनोड बनाया हुआ है। यहां पे क्या होगा बेटा? इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा? एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा? एक्सरे।
जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे, दीज आर एक्स रेज। ये क्या है बच्चे? एक्स रेज। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है बेटा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम हैवी मेटल को ही क्यों लें? हमारे पास और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, तो हम हैवी मेटल को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा इसकी रीजन ये है कि हम हैवी मेटल को इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे वी यूज्ड हैवी मेटल। बेटा आप सिंपल बाकी मेटल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले जो एक्सरे है वो उनकी वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक से मुराद यहाँ पे इसको इस तरह समझे कि जो एक्सरे की हर एक्सरे की अपनी एक, हर मेटल से निकलने वाली एक्सरे की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, एक उसकी एबिलिटी होती है कि दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ करने की। मसलन आपने एक एक्सरे को फॉर एग्जांपल आपने किसी मेडिकल पर्पस में इस्तेमाल करना है बेटा। फॉर एग्जांपल आप लोग अल्लाह ना करे बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाए तो आप एक्सरे कर लेते हैं। ये सारी बातें जो आपको पता है, याद रखिएगा कि वो एक्सरे जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो एक्सरे आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब आप इस्तेमाल उसी एक्सरे को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्सरे की अगर एनर्जी कम हो तो वो कोई किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम हैवी मेटल को इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हैवी मेटल के अंदर से जब एक्सरे निकलेगी तो एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा आप हैवी मेटल लेते जाएंगे बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बेटा नॉर्मल है, हैवी मेटल और नॉर्मल मेटल में फ़र्क यही है। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें, सोडियम आपके पास वही नॉर्मल मेटल है, एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है ना, मास नंबर 22 है। ये आपके पास मेटल है, नॉर्मल मेटल है। अगर आप मेटल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लेड की बात करते हैं, 82 एटॉमिक नंबर है, 82। अब 82 कहाँ और 11 कहाँ? 11 के अंदर मैस कम है, उसका हैवी से मुराद यहाँ पे ये है कि जिसका मैस ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो, दैट इज द हैवी मेटल। ठीक है बेटा, शर्जील क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। तो अब मैं यहाँ पे जो बात बताना चाह रहा था, कैथोड रेस जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो बेटा क्या होगा, हैवी मेटल से एक्सरे की प्रोडक्शन होगी। और याद रखिएगा बेटा जितना ज़्यादा हैवी मेटल, ऑब्वियसली बेटा वेवलेंथ कम होती जाएगी। जाहिर बात है जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी ना। ठीक है बेटा, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मैं बताने लगा हूं कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? डिपेंड अपॉन दी टारगेट हैवी मेटल। तो टारगेट हैवी मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जाहिर बात है जितना ज्यादा आप हैवियर लेते जाएंगे उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी बेटा उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। बेटा क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी बेटा। इसके बाद इसी में कंट्रीब्यूशन दिया था बेटा मोजले ने। मोजले की कंट्रीब्यूशन जी बेटा, नेचर ऑफ टारगेट मेटल। ऑब्वियसली तो टारगेट मेटल का नेचर है ज़्यादा हैवी हो तो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। मोजले की कंट्रीब्यूशन में याद रखिएगा बेटा, मोजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा, डिटरमिन सबसे पहले जो है एटॉमिक नंबर को इसी मोजले ने डिटरमिन किया था विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरे टेक्निक। इसी एक्सरे टेक्निक से वही बताने लगा हूं बेटा, एटॉमिक नंबर बताने लगा हूं। इसको एटॉमिक नंबर का पता कैसे चला वही बताने लगा हूं मैं आपको। उसने बेसिकली क्या किया बेटा, मोजले ने तकरीबन 38 एलिमेंट्स को स्टडी किया। 38 एलिमेंट्स के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हुए एक्सरे की प्रोडक्शन की, और हर एक्सरे की उसने वेवलेंथ को डिटरमिन किया। तो उसने जो वेवलेंथ रेंज फाइंड किया था दैट वाज 0.04 टू 8 नैनोमीटर तक। मतलब उसने 0.04 से लेकर 8 नैनोमीटर तक, नैनोमीटर में सॉरी एमस्ट्रॉम में दिया हुआ, सॉरी एमस्ट्रॉम में, नॉट नैनोमीटर, एमस्ट्रॉम में, इसकी भी एमस्ट्रॉम। अब मुझे जरा ये बताए कि हमारे पास 0.04 है और 8 है, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा जो ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा? बताए जरा, 0.04 एक्सरे
या 8 वेवलेंथ वाली एक्सरे, इनमें से सबसे बेस्ट हमारे पास कौन से होंगे बेटा? 0.04 वाले बेस्ट होंगे। क्यों बेस्ट होंगे? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। जी बच्चे, अब आपके पास ये वेवलेंथ रेंज उसने क्या किया बेटा? वेवलेंथ रेंज उसने डिस्कस किया, उसने रिसर्च की इसके ऊपर और इनके ऊपर काम किया। टोटल 38 एलिमेंट्स के ऊपर उसने काम किया था। उनमें से इतने जो है 0.04 से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ रेंज थी बेटा, इसको उसने डिस्कस किया था। बेटा एक मिनट, जरा ये बैटरी डाउन हो गई, मैं जरा बैटरी चेंज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बेटा? जो वेवलेंथ रेंज है वो आपके पास कितना था बेटा? 0.04 से 8, जी बेटा बैटरी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 8 एंगस्ट्रॉम तक के जो है एक रेंज उन्होंने स्टडी किया। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद उसने क्या किया बेटा? उन्होंने यही जो एक्सरे है इसके स्पेक्ट्रल लाइंस को उन्होंने स्टडी किया। तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स, मजीद कैटेगरीज थी एक्सरे की। लाइक हमारे पास के सीरीज है बेटा, के सीरीज है, एल सीरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है बेटा। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो एक्सरे हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है, के सीरीज, एल सीरीज। याद रखिएगा बेटा, वो तमाम एक्सरे जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो, वेवलेंथ शॉर्टर हो, उनको के सीरीज कहा गया, और जिनकी वेवलेंथ लार्जर हो, लॉन्गर हो, उनको क्या कहा गया बेटा? क्या कहा गया बेटा? उनको एल सीरीज कहा गया। मैस ऑब्वियसली बेटा में देखिए, हैवी मेटल का मैस ज्यादा होगा ना बेटा। जितना ज्यादा आप हैवी लेते जाएंगे उसी हिसाब से उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी बात जरा सुने बेटा कि के सीरीज और एल सीरीज क्या है, क्या चीज है बेटा? बेसिकली इसकी मैं रीजन बताऊंगा बेटा। के सीरीज इनको इसलिए कहा गया कि ये वो एक्सरे थे, वो एक्सरे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे था बेटा जो के शेल से निकला था। देखिए आपके पास जो के शेल है, जो के शेल, क्या कह रहे हो बेटा आप? मेटल की वेवलेंथ, जी बेटा ये वेवलेंथ एक्सरे की है, नॉट मेटल, एक्सरेज की है ये। ठीक है बच्चे, जो के सीरीज है, के सीरीज से मुराद ये है बेटा कि जो आपने जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया हैवी मेटल के ऊपर, तो हैवी मेटल के शेल से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ, हायर ऑर्बिट में चला गया, फिर वापस आने के बाद जो एनर्जी रिलीज करी थी वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, वो बेसिकली इनर मोस्ट सब शेल इलेक्ट्रॉन्स थे के शेल, वहां से निकलने की वजह से उसको उन्होंने नाम दिया के सीरीज। और जो एल शेल है वहां से निकले तो एल सीरीज, और जो एक्सरे प्रोड्यूस हो एम शेल से तो उसको हम कहेंगे एम सीरीज। तो बेसिकली इनकी मजीद फर्दर टाइप्स भी है, के अल्फा के बीटा भी है, वो सारे यहाँ पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको के की पता हो बेटा, के सीरीज की वेवलेंथ शॉर्टर है, एल सीरीज की वेवलेंथ कम है। जी बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब मोजलेस ने अपने एक रिलेशन इक्वेशन दिया था बेटा, मोजलेस इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दिया बेटा। इस इक्वेशन के मुताबिक याद रखिएगा कि अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। ये इक्वेशन दिया बेटा, इस इक्वेशन को आपने याद रखनी है। दिस इक्वेशन, जो एक बच्चे मुझे अभी क्वेश्चन कर रही थी बेटा कि सर उसको एटॉमिक नंबर का कैसे पता चला। एटॉमिक नंबर का बेसिकली उसने यहां से पता लगाया। यहां पे जरा गौर से देखिए बेटा, इसमें ये जो न्यू है ये क्या है बेटा? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे कहते हैं आप, ठीक है बच्चे। और जी क्या है बेटा? जी इज द एटॉमिक नंबर। और ए और बी क्या चीज है? इसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बेटा के सीरीज की वेवलेंथ कम इसलिए होती है कि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, तो आपके पास ये फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 3 शेल्स बना रहा हूं, इसको हम कहेंगे के शेल, इसको हम एल, इसको हम एम कहेंगे। फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रॉन यहाँ के शेल से निकला है, तो के शेल से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी और यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी और यहाँ से जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी, इन तीनों में डिफरेंट होगा। जाहिर बात है जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा शेल, वहां से निकलने वाले जो एक्सरे है उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। ठीक है बच्चे जी। अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। बताता हूं बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या चीज है, ठीक है बताता हूं बेटा। तमाम की फिक्स नहीं होगी बेटा, जाहिर बात है हर जो शेल है ना आपके पास, शेल के हिसाब से वो वेरी करेगी। एक हैवी मेटल है, उस हैवी मेटल के आपने कहां से निकाला है, के शेल से निकाला है, या आप उसको एल शेल से निकाला है, एम शेल से निकाला है, और एन शेल से। मतलब जो नंबर ऑफ शेल्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। मतलब आपके पास जो शेल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा बेटा, उसकी जो वहां से जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सरे है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है मैं बताने लगा हूं। यहां पे जरा देखें, ये आपका मैथमेटिकल टर्म है बेटा, ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर के इसी टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है तो बहुत सारे जगहों पे यही कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग कांस्टेंट का नाम क्यों इस्तेमाल किया मैं आपको बताने लगा हूँ। जरा मेरी बात जरा सुने बेटा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, इधर देखे जरा बोर्ड पे, जरा सारे बच्चे बोर्ड पे देखे जरा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अगर हम बात इस तरह करता हूँ कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमारे पास एक ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसी हिसाब से बी भी इंक्रीज हो जाएंगे, अगर ए कम हो जाए तो उसी हिसाब से बी भी कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब इसमें जो आपके पास के आए कांस्टेंट आएंगे, फॉर एग्जांपल के बी, ये कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहेंगे नॉर्मल कांस्टेंट, ये नॉर्मल कांस्टेंट है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या चीज है, तो बेटा जरा गौर से सुनना मेरी बात। अगर आप एक वेरिएबल को चेंज कर दे तो जो सेकेंड वेरिएबल है वो उसके इक्वली चेंज ना हो, बल्कि उससे डबल ट्रिपल या हाफ से कम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इक्वली चेंज ना हो, ऐसे कांस्टेंट को बेसिकली हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, वो कांस्टेंट जिसमें दो वेरिएबल्स को अगर आप दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को अगर आप चेंज कर दे तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली जिसको आपने चेंज किया था उसी के हिसाब से चेंज नहीं होगी, बल्कि वो उसके रूट के हिसाब से, स्क्वायर रूट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, उसके स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, उसके क्यूब के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। दैट कांस्टेंट इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें आप देखें ना जरा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चे, अगर आप इसी इक्वेशन में जरा देखें तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें इसी इक्वेशन की, तो बेटा इस इक्वेशन के अंदर क्या है आपके पास, अंडर रूट न्यू है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से जी है। अब आप जरा देखें, एटॉमिक नंबर जितना आप ज्यादा लेंगे उसी हिसाब से आपके पास ये इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट के हिसाब से इंक्रीज होगा, ये आपके पास डायरेक्ट न्यू के हिसाब से इंक्रीज नहीं हो सकता। तो दैट इज नाउन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। कल हमारे पास जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज आपके पास होगा बेटा क्वांटम नंबर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्वांटम नंबर, इसको हम कल पढ़ेंगे बेटा। और यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, ये आपके नम्स के अकॉर्डिंग भी है और यूएचएस के अकॉर्डिंग भी है, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे बाद में। ठीक है बच्चे, तो अभी आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट अटेम्प्ट करें जल्दी से। इसके बाद हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया। चले बाकी हम नेक्स्ट टाइम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपने इस लेक्चर के हवाले से रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा। ठीक है, रिव्यूज़ लाजमी दे दें। और कल हम मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट टू टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और क्वांटम नंबर इसी चैप्टर का, वो हम ख़त्म करेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है तो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा बेटा। आप लोगों ने जाहिर बात है अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे। वो इसमें असल में मेरा प्लान ये था कि मैं आज इसको ख़त्म करना था, लेकिन हुआ नहीं। बहरहाल बेटा इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।